हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं, काफी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर चुके हैं। आज की डेट में हम लोग ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने हैं, जो कि है यूजेस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों के उपयोग। हम लोग फिजिक्स में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनका आपके दैनिक जीवन में, आपके जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ इसका क्या यूज है ना। सो आज हम लोग जो संधारित्र के बारे में हमारे जो यूजेस हैं उनको कवर अप करने जा रहे हैं, और साथ ही हम लोग संधारित्र चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी चर्चा करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपना ध्यान अपने अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है नोट डाउन कीजिए, ठीक है। घर से रिवाइज कीजिए, कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, संधारित्रों के उपयोग। संधारित्रों के उपयोग। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स में देखिए आप, पहला जो इसका जो मुख्य यूज है, जो इंपॉर्टेंट यूज है, वो है आवेश को संचय करने में, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा संधारित्र का यूज करते हैं। आवेश का संचय करने में, टू accumulate द चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या रहेगा, टू accumulate द चार्ज, यानी कि आवेश का संचय करने में हम लोग संधारित्र का यूज करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट यूज है वो है टू accumulate द चार्ज। आप जानते हैं कि संधारित्र को हम जब उसके सिरों पर विभवांतर रखते हैं और उसमें थोड़ी सी देर के लिए लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रो करते हैं, मतलब थोड़ी सी देर के लिए, इसको हम कहते हैं क्षणिक। क्षणिक मतलब थोड़ा सा समय के लिए, परंतु प्रबल, परंतु स्ट्रॉन्ग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह करते हैं। अगर हमको किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत धारा, लिख लेते हैं इसको पूरा, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित करने हेतु परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच जोड़ देते हैं। प्लेटों के बीच जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी परिपथ में क्षणिक लेकिन प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो उसमें परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्षणिक परंतु प्रबल विद्युत क्षेत्र भी इसकी हेल्प से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। सेकंड जो है, हम संधारित्र का उपयोग ऊर्जा का संचय करने में भी करते हैं।
ऊर्जा का संचय करने में, टू accumulate the energy, to accumulate energy. तो आवेश के संचय के साथ साथ हम लोग संधारित्र का, कैपेसिटर का यूज ऊर्जा का संचय करने में भी करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम जो संधारित्र की प्लेटें रहती हैं जिसके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया रहता है, उसके बीच में क्या रहती है, पर्याप्त ऊर्जा संचित रहती है ना। तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास युक्ति होती है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। तो जो साइक्लोट्रॉन नाम की जो युक्ति रहती है, इसमें क्या किया जाता है, किस काम को आता है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए युक्ति काम आती है, और इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए होगी, तो वो ऊर्जा कैपेसिटर यानी संधारित्र से ली जाती है। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए एक्सेलरेट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से ली जाती है, उनके आवेशित संधारित्रों के निकाय से। सो ये हो गए 2 पॉइंट्स, आवेश यूजेस ऑफ कैपेसिटर मेनली जो है इनके लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड यूज है वो आप लोग फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। हम लोग संधारित्रों का यूज वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे जो वैद्युत उपकरण होते हैं ना घर में, आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको संधारित्र देखने को मिलेंगे। वैद्युत उपकरणों में, इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, अनेक विद्युत उपकरण, जैसे हमारे पास प्रेरक कुंडली हो गई, इंड्यूस्ड कॉइल हो गई, ठीक है, और मोटर इंजन हो गया, है ना, मोटर इंजन हो गया। ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक हमारी जो युक्तियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस होते हैं आदि, जैसे प्रेरक कुंडली हो गई, मोटर इंजन हो गया, है ना। इनमें जो है हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं, बिजली का पंखा, इसके अलावा बिजली का पंखा, आदि, इन सब में जो है ये घूमने वाली चीजें होती है ना, कुंडली घूमती है, प्रेरक कुंडली जो है प्रेरण के पश्चात घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है, मोटर भी घूमने लगता है, बिजली का पंखा जो है हम इसे भी घूमते हुए देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जो है कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि बिजली के पंखे में भी क्या है, मोटर है एक, है ना, मोटर लगी होती है जो पंखे को घुमाता है ना। तो जब मोटर काम करती है तो परिपथ उसमें बीच में टूटता है, वर्किंग आपने पढ़ी होगी। तो जब परिपथ टूटता है तो वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है ना। तो उस चिंगारी को हम क्या करते हैं, उस चिंगारी को
उस चिंगारी से बचने के लिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं, एक संधारित्र लगा देते हैं, जो कि क्या है, उस चिंगारी की वजह से आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और वो ऊर्जा उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर हम जो है उसके बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रक में नियंत्रण में कंट्रोलिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसको बोलते हैं आप, उसको कंट्रोल करने में भी हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में हम इसका यूज करते हैं। सिंपली हम लोग अभी टॉपिक टॉपिक लिखेंगे। इसके अलावा पांचवा जो इसका यूज है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग संधारित्र का यूज करते हैं। लेकिन हर एक जो है, हर एक विद्युत जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, सब जगह इसका यूज जो होगा वो अलग अलग होगा, है ना। सब जगह इसका यूज जो होगा अलग अलग होगा। लास्ट वन इज 6 1, वैज्ञानिक अध्ययन में, साइंटिफिक रिसर्च में भी हम लोग जो है इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में, वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में जो इसका यूज है कि संधारित्र में हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र लगा करके, और इसके अंदर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ रख करके हम उनका उनका भी जो बिहेवियर है उसको स्टडी कर रहे हैं, और इसके आधार पर हम लोग जो है पदार्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी जो है हमारे पास एक यूज है इसका, कि हम लोग इसका यूज कर रहे हैं वैज्ञानिक अध्ययन में। तो ये बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आसुत जल की 1000 छोटी बूंदें, लिखेंगे सभी क्वेश्चन को पहले। आसुत जल की 1000 आसुत जल की 1000 छोटी बूंदें जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या आपको दे रखी है, प्रत्येक की त्रिज्या रेडियस 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर लिखा है। दोबारा लिख लेता हूं, 0.1 मिलीमीटर में से प्रत्येक पर में से प्रत्येक पर 2/3 गुणा 10⁻12 कूलाम का आवेश है, यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाए, यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाए, तो बड़ी बूंद की धारिता, आवेश तथा विभव, तो
धारिता, आवेश तथा विभव ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन और अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें जो चीज समझ में आ रही है, अगर मैं अपना थोड़ा सा लॉजिक अगर यहां पर लगाया जाए, तो ये कह रहे हैं कि 1000 छोटी बूंदें, इकाई दाई सैकड़ा हजार, जल की छोटी छोटी 1000 बूंदें मिला करके एक बड़ी बूंद बना रही है। ठीक है, छोटी छोटी 1000 बूंदें मिला करके एक बड़ी बूंद बना रही है। तो यहां पर हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अगर छोटी छोटी बूंदें होंगी जल की, है ना, तो उनका द्रव्यमान जो है वो बड़ी बूंद के बराबर रहने वाला है। पहला पॉइंट जो सोचने वाला है वो ये है कि छोटी बूंदों का द्रव्यमान इज इक्वल टू बड़ी बूंद का द्रव्यमान। क्योंकि उन 1000 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के ही तो बड़ी बूंद बनी है। तो 1000 छोटी छोटी बूंदों का द्रव्यमान इज इक्वल टू एक जो बड़ी बूंद उनसे मिलकर के बनी है उसका द्रव्यमान। हम ये काम कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है ना वो ज्ञात नहीं है। बड़ी बूंद की त्रिज्या ज्ञात नहीं है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व। अब छोटी बूंद का घनत्व, छोटी बूंद का आयतन कैसे लिखेंगे, छोटी बूंद का आयतन लिखेंगे, क्या होते हैं, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब गुणा घनत्व रो, है ना, और 1000 है तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। ये एक छोटी बूंद का लिखा है ना मैंने, 1000 छोटी बूंदों के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। और बड़ी बूंद के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो। घनत्व तो दोनों जगह सेम रहेगा, जल का घनत्व तो दोनों जगह सेम रहेगा ना, है ना, बस त्रिज्या जो है छोटी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या अलग अलग होगी। सो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं, सो मेरे पास जो वैल्यू बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है 1000 R क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। बाकी तो सारा कट जाएगा ना, इससे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। सो हमारे पास बचा क्या 1000 R क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। तो यहां से जो R की वैल्यू निकल के आ रही है, जो R की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 10R। वो कितनी आ रही है 10R। अब आपको ये स्मॉल r की वैल्यू ना गिवन है, यहां पर आपको ऊपर क्वेश्चन में स्मॉल r की वैल्यू जो है गिवन है। क्योंकि स्मॉल r दिया है आपको कि जो 1000 छोटी बूंद है उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 मिलीमीटर का मतलब अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 10 की घात -3 से, है ना। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, है ना। तो यहां पर त्रिज्या आ जाएगी 10 की घात -4 मीटर। तो यहां से आप r निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -4। 10R था ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। ये समझ में आ गया। पहले आपका काम है त्रिज्या को फाइंड आउट करना, क्योंकि त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे तभी जाकर के आगे कहानी बढ़ पाएगी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आसुत जल की 1000 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, उनमें से प्रत्येक पर कितना आवेश है, 3 गुणा 10 की घात -12 कूलम। हर एक बूंद पर जो आवेश है वो दिया हुआ है, हर एक बूंद पर जो आवेश है वो दिया हुआ है। तो टोटल आवेश कितना होगा भाई, टोटल आवेश, तो कुल आवेश हम निकालते हैं, कुल आवेश, कुल आवेश उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल Q से। सो एक बूंद पर स्मॉल q आवेश हम लेते हैं, तो 1000 बूंदों पर 1000 q आवेश होगा। और कितना आवेश है दे रखा है, स्मॉल q आवेश की जो मात्रा हमको दे रखी है वो है 2/3 गुणा 10 की घात -12 कूलम। सो यहां से जो कैपिटल Q की वैल्यू है वो निकल के आ रही है
2/3 मतलब कि 2/3 गुणा 10⁻3 और ये हो जाएगा -9 कूलम। कैपिटल क्यू की वैल्यू निकल गई। आपको निकालना क्या क्या है, देखो अब क्वेश्चन में हम लोग फाइनल जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है बड़ी बूंद की धारिता, आवेश तथा विभव। तो बड़ी बूंद का जो आवेश है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। बड़ी बूंद का आवेश कितना है, कैपिटल क्यू। अब बड़ी बूंद पर धारिता, बड़ी बूंद की धारिता फाइंड आउट करते हैं। धारिता के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए, धारिता के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट में हमको धारिता निकालनी थी ना, बड़ी बूंद की धारिता, कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालते हैं धारिता का, जो गोला है, गोले के ऊपर जो धारिता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू आर। वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, सी 4 पाई की वैल्यू 4 पाई, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन है ना, इसकी तो वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 1/10 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और सॉरी 10⁻9, और आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 10⁻3, ठीक है। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻12 फैरेड। धारिता की जो यूनिट होती है क्या होती है, फैरेड। और इसको जब मैं फाइनली कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 0.11 इंटू 10⁻12 फैरेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, पीको फैरेड। तो C इज इक्वल टू 0.11 पीको फैरेड, इज इक्वल टू 0.11 पिको फैरेड। धारिता आ गया। अब फाइनल हमको क्या निकालना है, एक और हमको निकालना था, विभव निकालना था। दो क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए, एक थर्ड क्वेश्चन और रह गया है जिसमें हमको क्या करना है, बड़ी बूंद की धारिता, धारिता निकाल दिया, आवेश निकाल दिया, विभव निकालना है। तो विभव के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, विभव के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू VC होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C। थर्ड पार्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू कितनी आई है, Q की वैल्यू आई है 2/3 गुणा 10⁻⁹ कूलम, और C की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कौन सी, वो पिको फैरेड वाली नहीं, पिको फैरेड वाली नहीं, ये वाली वैल्यू रखो, फैरेड वाली। तो 1/9 इंटू 10⁻12 फैरेड। सो यहां से आएगा 2/3 गुणा 9/1, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, गुणा 10⁻⁹ प्लस 12। सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻3, और इसको मैं लिख सकता हूं 6 1 2 3 6000 वोल्ट, 6000 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का आंसर आ चुका है। ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन से जो फॉर्मूला लगने हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन हो पाएगा, तभी जाकर के क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए जाते जाते एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक और छोटा क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। हम लोगों के पास दिया हुआ है कि एक संधारित्र, एक हमारे पास संयोजन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से, ए एंड बी बिंदु ये रहे। जो हमें यहाँ पर संधारित्र की जो धारिताएं दे रखी है वो दे रखी है क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 1.8 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। तो C1 ये रहा, C2 ये रहा, है ना,
और C3 ये रहा और C4 ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है सिंपल सा सवाल कि तुल्य धारिता निकालिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तुल्य धारिता निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा तुल्य धारिता के लिए, तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं? हमने देखा था संधारित्रों का संयोजन। देखो C1 व C2 कैसे दिख रहा है मुझे? श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक लगे हुए ना, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसको हम निकालते हैं 1/C, 1/C1, 1/C2 करके। यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आएगा तो इसको C डैश कर दो। जब आंसर आता है तब हम C लिखते हैं, ठीक है, तुल्य धारिता को। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 कितना है 2, 1/C2 कितना है 3, 1/C डैश विल बी इक्वल टू 6, 3 + 2। तो C डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहां पर इन दोनों को हटा करके इनकी धारिता के बराबर का एक नया संधारित्र ढूंढ लिया है जिसकी धारिता क्या है? C डैश। जिसकी धारिता क्या है भाई? C डैश है। वो कितना है? वो 6/5 माइक्रोफैराड है। लेकिन अब आप देखिए कि 6/5 माइक्रोफैराड C डैश और C3 मुझे कैसे दिख रहे हैं? C डैश व C3 अब मुझे समांतर क्रम में दिख रहे हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है C डैश + C3। आंसर हमारा अब भी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको C डबल डैश कर दिया। C डैश कितना है? 6/5। C3 कितना है? C3 कितना है? 1.8। सो ये हो जाएगा 5, 6 + 9, 9 और 6 15/5, 5 × 15। तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो अब मैंने क्या कर दिया और सिंपलर कर दिया इस फिगर को। मैंने इन सब को हटा करके एक संधारित्र, एक तुल्य धारिता का संधारित्र निकाला है जो कि इन सब को मिला करके इसकी धारिता है C डबल डैश कितना है? ये 3 माइक्रोफैराड है। अब आप लास्ट पार्ट में पहुंच गए इस आंसर के, इस क्वेश्चन के, तो अब आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये C डबल डैश और जो C4 है ये कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में अभी बताया था आपको कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 1/C लिखेंगे, C डैश नहीं लिखेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1/3 + 1/6 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 3/6 आएगा। मतलब जो हमारी तुल्य धारिता आएगी वो आएगी 6/3, मतलब कि 2 माइक्रोफैराड। सो इट विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। चीजों को रिवाइज जरूर करें, घर से एक बार सिमिलर क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।